ओवरऑल ओवरव्यू हम थोड़ा सा चले जाते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड, और हाँ ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को एक साथ कर लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा रिलेटेड है एक दूसरे के। तो उसके अगर हम थोड़ी सी जो क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं कि एलिजिबिलिटी का क्या है, एक्सपेंस कितना आता है उसके बाद उसके ऊपर, और बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो इस पर थोड़ा सा सेपरेटली ओवरव्यू दे दें कि देखो जिशान, एलिजिबिलिटी के लिए ना हमारे यहाँ एक तो मैं वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं वैसे व्यूअर्स को एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि यार आप लोगों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए, या आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना ये देख लें, डू यू हैव अ स्किल टू गेट अ पीआर, एंड सेकेंडली जिशान, आपके पास अगर आपकी रेलिवेंसी नहीं भी बन रही तो आप जाके पहले कंसल्टेंट से मशवरा करें कि इधर यार आई कैन गेट अ पीआर और नॉट। हमारे पास नॉर्मली लोग आते हैं, जैसे मैं वैसे रैंडमली बता दूं, मुझे कल के परसों कॉल आई है, मैं आप फला रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, आप उनको ऑस्ट्रेलिया भेजा, मैं कहा जी मैंने सिर्फ आपको पासपोर्ट देना है और मैंने वीज़ा लेना है। यार हम में से मेरे ख्याल में किसी का भी ऐसा कोई रिश्तेदार एम्बेसडर नहीं बैठा पाकिस्तान में फॉरेन कंट्री से कि हमें पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगा के, जब उसे मैंने 4 रिक्वायरमेंट्स भेजी बताई हैं, कहता है ये होती तो मैं खुद ना लगवा देता। तो भाई हम ऐसा तो नहीं है, ना तो मैं एफबीआर का ओनर हूँ, ना मैं किसी बैंक का ओनर हूँ, ना मैं बिजनेस, इसके अलावा कोई मेरा बिजनेस है जिसमें ओनर हूँ कि मैं आपके डॉक्यूमेंट्स लगा दूँ, कि ये आप कैसे हो जाते हैं। सर वैसे आपको नहीं लगता, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि ये माइंडसेट किसी ने बनवाया है इनको, कि फॉर एग्जांपल अक्सर एडवर्टाइजमेंट्स आ रही होती है टिकटॉक पे, फेसबुक वगैरह पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि आपका डन वीज़ा, कनाडा का पीआर फौरन यहीं से, तो क्या कहते हैं आप? I would like to go on your previous question, एलिजिबिलिटी के ऊपर मैं बात करता हूँ। अब एलिजिबिलिटी के लिए ना 4 बड़े अहम फैक्टर होते हैं, आपकी एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड आइल्स। यहाँ पे ये पीटीई कह लें आप, नॉर्मली लोगों के पास 3 चीजें तो बहुत होती हैं, 4th पे आके कहते हैं जी चौथी आप ना कोई ऐसा करें हमसे पैसे ले रहे हैं, आइल्स का रिजल्ट बना दें, और लोगों को बना के भी दे रहे हैं लोग मार्केट में। अब उनको ये नहीं पता होता, जैसे कि आजकल एक पीटी एकेडमिक एक टेस्ट है जो कि आप जनरली आपका एक्सेप्ट होता है, बिल्कुल वही एक्सेप्ट होता है इमिग्रेशन के अंदर। पीटीई का और वर्जन है पीटीई होम या पीटीई जनरल, ठीक है, वो उसमें लोग कहते हैं आप बैठे जी, आपका घर बैठे 8 बैंड आ जाएगा, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर इमिग्रेशन स्टडी वीजा। आपका वही टेस्ट एक्सेप्टेबल होगा जो किसी सेंटर में बैठ के आप देंगे, सेंटर के अगेंस्ट या उससे हट के आप टेस्ट देंगे तो एलिजिबल नहीं होगा। तो ये 4 बेसिक जो चीजें हैं जिनको कि हमने देखना होता है कि इधर इन 4 चीजों को मिला के आपके जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उसके साथ पॉइंट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। ठीक है, अब वो एक चीज क्लियर हो गई। अब उसमें आप ऑस्ट्रेलिया में इफ यू हैव 50 पॉइंट्स और प्लस तो आपका 491, 190 या 183 डिफरेंट सब क्लासेस, उसमें आप किसी ना किस तरह एडजस्ट हो जाते हैं। डिपेंड्स अपॉन कि आपकी स्किल कितनी डिमांड है। जैसे अगर आप आईटी में हो एंड यू 50 या 55 पॉइंट और 65 पॉइंट्स, तो आपको आईटी आना नियर टू इम्पॉसिबल होता है, मास है चंद स्टेट्स के अलावा जो बहुत दूर दराज है, जस्ट लाइक नॉर्दर्न टेरिटरी और अदर्स, तो जिसमें होपफुली 10 साल में, 2 साल में, 5 साल में कभी वो आईटी जनरेट कर दें, अदरवाइज कंपटीशन बहुत हाई होता है। अब जो कि मार्केट में है कि आप 4 बैंड करके आ जाएं, 6 बैंड करके आ जाएं, 5 बैंड करके आ जाएं, तो डन पे कनाडा का आपका पीआर हो जाएगी। एक्चुअल में अब आपको मैं जैसे बता दूं, जब आपने एफएससी की थी तो आपको आपने अगर आपके पास 33% मार्क्स हैं तो आप पास आउट होगे, और आप कहीं पे भी आगे पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं ना। लेकिन जो यूनिवर्सिटी ने क्राइटेरिया आपके लिए सेट किया था वो 65, 70, 90, आजकल जैसे मेडिकल एमबीबीएस में देख रहे हैं 93% प्लस मार्क्स पे वो आपको ले रहे हैं, जो एमडीकैट वगैरह मिला के उनके। एज इट इज इमिग्रेशन के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होली डिफरेंट है। हम लोग जो कि नॉर्मली कंसल्टेंट्स का यहाँ पे प्रैक्टिस है कि लोगों को जस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देते हैं। अब वो जब क्लाइंट आता है उसने पैसे दे दिए, बड़ा होपफुल रहा, 1.5 साल 2 साल, जी आप तो सिलेक्ट नहीं हुए, अब क्या करें, अब जी आप 8 बैंड करके आए ना, तो पहले बता देते, तो पहले बता दे तो आपने पैसे पेमेंट नहीं करनी थी किसी। अब मैं नॉर्मली मेरी जिशानी प्रैक्टिस है कि मैं बस कोई बंदा फर्स्ट टाइम में कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना है तो मैं क्या आज आप रहने दो यार, आपने देना है तो कल भी आप मेरे साथ आगे कनेक्ट कर लोगे ना, तो व्हाई नॉट कि आप घर जाओ, जो कुछ मैंने आपको बताया उसको फॉलो करो। इफ इट इज ट्रू और आपको लगता है कि आपकी इमिग्रेशन हो सकती है, आप मुझे बेशक घर से बैठ के भी बता दो, मैं कॉन्ट्रैक्ट भेज दूंगा विद साइन विद
we'll start to proceed your case. लेकिन यहाँ पे अब मैं समटाइम्स मुझे एकदम मुझे खुद लड़की का फोन आ गया, सर आप एलिजिबल, आप इमिग्रेशन करा लेंगे, हो जाएगा हो जाएगा। मैंने उससे पूछा कौन सी असेसिंग अथॉरिटी है, क्या सर वो मुझे इतना पता आप एलिजिबल हो। आप जब आप अपने स्टाफ को भी ट्रेन कर रहे हो या आप किसी के पास भी इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हो, ये मत देखो कि यार वो अगर मैं इतना काबिल हूँ कि मेरे पास बेशक कोई अनपढ़ बंदा आ गया, मैं उसकी भी इमिग्रेशन करा रहा हूँ, तो मैं पूरे पाकिस्तान की ना करवा दूँ। बिल्कुल, ये सारा 25 करोड़ का 25 करोड़ अमाउंट ना मैं बाहर भेज दूँ। ठीक है, बाहर भी कहीं ना कहीं से मांग इधर उधर से करके पैसे निकाल ही लेगा। बट यार ऐसा वो अगली जो गवर्नमेंट है, जो दुनिया की मोस्ट तरक्की याफ्ता मुल्क है, क्या वो सोए हुए हैं? उन्हें नहीं पता कि हम फ्रॉड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो हम लोग शॉर्टकट के चक्कर में, ये मैं स्पेशली अपने व्यूअर से भी कहूंगा कि नॉर्मली शॉर्टकट के चक्कर में क्लाइंट्स अपने पैसे फंसा बैठते हैं, 3-3 साल 4-4 साल कंसल्टेंट्स के पीछे भागते रहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो कहते हैं हमने पैसे तो अपने सारे पूरे निकलवा लिए थे। भाई आपको जब आपने पैसे दिए थे तब डॉलर का क्या रेट था, जब आपने लिए तब डॉलर का क्या रेट था? उस टाइम पे भी किसी बंदे ने इन्वेस्ट कर दिया, मैं साल के तौर पर मुझे पैसे दे के मैंने कार ले ली है, और 10 साल बाद पाकिस्तान में तो कोई पता नहीं वो कार आज की प्राइस से डबल प्राइस पे खड़ी हो। तो आपको पहले ये देखना चाहिए यार आप डन बेस पे क्यों करने जा रहे हो। ऐसा हमारे पास तो कोई ऐसी चीज नहीं होती कि मैं सुरखाब के पर साल लगा दूंगा कि आपका केस उड़ता उड़ता जाएगा, उनका प्राइम मिनिस्टर साइन कर देगा, आपको वीजा मिल जाएगा। डन बेस एक जो नॉर्मली हमारी मार्केट के अंदर ये है कि हम पैसे देंगे तो वीजा लगेगा ही लगेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। ये होता है इधर आप रिस्क ले रहे हो जो आपका केस होगा या नहीं, या फिर हम रिस्क ले रहे हैं। अब इसमें भी आके 2 कैटेगरीज होती हैं। या तो हमें पता होता है जो अच्छे कंसल्टेंट, यार इसका केस होना ही होना है, चलो लेट्स अज्यूम कि आज हम इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कल ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। दूसरा ये केस होता है कि आपको थोड़ा सा बेवकूफ बना दिया जाता है और आपके पैसे लेके यूटिलाइज कर लिए जाते हैं, और आपको 2-4-6 महीने बाद जब आपको लगता है या साल बाद लगता है कि मेरा केस तो नहीं हो रहा, साल आप और स्ट्रगल करेंगे, साल 1.5-2 साल स्ट्रगल करने के बाद ओवरऑल 2-2.5 साल में अपने पैसे किस्तों में वापस ले लेंगे। आप ही के पैसे, आप उसके ऊपर डबल आने जाने पे अपने रिसोर्सेज, अपनी तमाम मेंटल जितनी भी आपकी वो हेल्थ है वो सारी उसके ऊपर वेस्ट करेंगे कि आप अपने पैसे कैसे वापस लेंगे। तो काइंडली इस चीज़ से थोड़ा सा आप लोग गुरेज किया करें कि यार व्हाट इज अ डन बेस। हमारे पास आते स्टूडेंट भी आते हैं डन बेस करें, ठीक है, हम लोग प्रोसेस भी करते हैं। यार ये होता है कि हम अपनी जेब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है यार लग गया तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप हमें डॉक्यूमेंट्स दे के चलेगा, उसका कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है और कुछ भी नहीं है, और मैं कह रहा हूँ कि मैं ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा। अब जैसे कि नॉर्मली लोग आते हैं, जी हमारे पास तो कोई डिग्री नहीं है, फलां कंसल्टेंट से हमारी बात हुई है, वो कह रहा है मैं आपके ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन करा दूंगा। भाई ऑस्ट्रेलियन जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो कभी भी HEC को कांटेक्ट नहीं करता कि दिस डिग्री इज जेन्युइन और नॉट। सिर्फ उनकी असेसिंग अथॉरिटीज इसको वेट करती हैं HEC से डिग्री जेन्युइन है कि नहीं। जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर है या ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी है वो जस्ट एंड जस्ट यूनिवर्सिटी को वेरीफाई करता है, बिकॉज यूनिवर्सिटी हैव द डेटा कि यार ये बच्चा पढ़ा है या नहीं पढ़ा। ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी ने अपना ऑनलाइन कर दिया सिस्टम के, यू कैन चेक दिस डिग्री फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी, डिग्री ये जेन्युइन है या नहीं।